हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, इसके साथ बस। मैं हूँ संजय गौतम, आपका अपना दोस्त, आपका अपना टीचर। आज आपको पढ़ाऊंगा एक नए टॉपिक को, जो कि आपकी क्लास 10 की फर्स्ट फ्लाइट बुक से चैप्टर नंबर 3 की पोएम है, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल। बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करने से पूर्व यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आपके पास सबसे पहले हमारा नोटिफिकेशन पहुंचे, इसके लिए घंटी के बटन को जरूर दबाएं। बच्चों, कल की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था जो टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग है, उसका सेकेंड पार्ट जो था द ब्लैक एरोप्लेन, उसको मैंने कंप्लीट किया था। बच्चों, यदि आपने वो नहीं देखा है तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप वो वीडियो जरूर देखें। मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बच्चों, वीडियो को प्रारंभ करने से पूर्व आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल। इसकी मैं आपको बच्चों पहले समरी दूंगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और फनी सी पोएम है, जिसमें पोएट ने ये बताया है कि किस तरह से हम जंगली जानवरों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो बच्चों, इस पोएम में टोटल 6 स्टैंजा है और 6 स्टैंजा में उन्होंने अलग अलग एनिमल्स को आइडेंटिफाई करने के तरीके बताए। तो बच्चों, आपको ये याद रखना है कि हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल नाम की पोएम को किसने लिखा? कैरोलिन वेल्स। बच्चों, ये आपको पोइट का नाम याद रखना है। ये एक फीमेल पोइटेस हैं। आपको याद रखना है कैरोलिन वेल्स इसकी राइटर है, यानी कि पोइटेस है। अब इसकी समरी को हम देखते हैं। तो बच्चों, इसमें लिखा है कैरोलिन वेल्स क्रिएटिवली यूज ह्यूमर डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरियस वाइल्ड एनिमल्स इन अ जंगल सेटिंग। बच्चों, इस पोएम के अंदर पोइट्स ने, यानी कि पोइटेस ने डिस्क्राइब किया है विभिन्न जंगली जानवरों के कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि चरित्र को। कहां पर बच्चों? जंगल। ठीक है, उनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ईच स्टैंजा playfully imagines how one might identify these creatures in the wild. प्रत्येक स्टैंजा में पोइट्स ने ये बताया है, पोइटेस ये बताती है कि किस प्रकार से हम प्रत्येक क्रीचर्स, यानी कि प्राणी को, यानी कि जानवर को जंगल में पहचान सकते हैं। तो बच्चों, पहले स्टैंजा में क्या है, मैंने लाइन बाय लाइन इसको एक्सप्लेन किया है। बच्चों, फर्स्ट स्टैंजा में लॉयन के बारे में डिस्क्रिप्शन है, तो मैंने हेडिंग लगा दिया लॉयन। बच्चों, पोएम बिगिंस विद एशियन लॉयन। एशियन लॉयन की डिस्क्रिप्शन के साथ पोएम बिगिन होती है, यानी कि प्रारंभ होती है। और इस लॉयन को डिस्क्राइब किया जाता है एज ए लार्ज एनिमल, बहुत बड़ा विशाल एनिमल, और जिसका कलर बच्चों कैसा होता है? टाउनी बीस्ट। टाउनी का मतलब कैसा होता है? ब्राउन कलर का। बीस्ट का मतलब जंगली जानवर, खूंखार जानवर, जो दूसरे जानवरों को मारकर खा जाता है, ऐसा बीस्ट इसको। फर्स्ट स्टैंजा शी टेल्स if you visit to the jungle in the east। बच्चों, यहाँ पर इन लिखा है, ये in the east, and there you have met with an animal which has brown in color। बच्चों, पहले स्टैंजा में कभी ये कहती हैं कि अगर आप कभी ईस्ट के जंगल में जाते हो और कभी आपको एक ऐसा जानवर मिलता है जो कलर से ब्राउन कलर का, ठीक है, ब्राउन कलर की इसकी स्किन है। इफ ही रोज एट यू, और यदि वह आपके सामने दहाड़ मार दे, देन यू आर अबाउट टू डाई आउट ऑफ फियर, और जब आप मरने ही वाले हो डर से, यू शुड अंडरस्टैंड, तब आपको समझ लेना चाहिए कि आपने और कुछ नहीं देखा बल्कि एक एशियन लायन को देखा। ठीक है बच्चों, तो ये फनी सा डिस्क्रिप्शन है कि जब कभी आप ईस्ट के जंगलों में जाओगे तो आपको कभी आपके सामने एक ऐसा डिश आए जो कि ब्राउन कलर का हो और वह आप पर अटैक कर दे,
जब आप डर से मरने वाले ही हो, तब आपके सामने जो जानवर होगा वो निश्चित रूप से और कोई जानवर नहीं होगा, बल्कि कौन होगा बच्चों? एशियन लायन। ये इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया, फर्स्ट स्टैंजा का ये डिस्क्रिप्शन। बच्चों अब हम सेकंड स्टैंजा की ओर चलते हैं। सेकंड स्टैंजा में क्या इसके बारे में डिस्क्रिप्शन किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है। तो बच्चों मैंने स्टार्टिंग में ही हेडिंग लगा दी है, द बंगाल टाइगर। सेकंड स्टैंजा में पोएटेस बंगाल टाइगर के बारे में बताएंगे, किस तरह से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रीडर्स उनके किस तरह से बंगाल टाइगर को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है बच्चों, इन द सेकंड स्टैंजा poet describes the Bengal tiger with its beautiful black stripes on a yellow skin। बच्चों तो बंगाल टाइगर को डिस्क्राइब करते समय वो कहती हैं कि ये जानवर जो है ब्लैक कलर की, स्ट्रिप्स का मतलब होता है पट्टियां, इस जानवर के ऊपर ब्लैक कलर की पट्टियां होती हैं और अंदर की स्किन इसकी कैसी होती है? येलो कलर। ब्लैक कलर की पट्टियां येलो कलर की स्किन पर होती हैं। तो ये इसका आइडेंटिफिकेशन है, किस तरह से हम इसको पहचानेंगे। फर्दर पोइट एक्सप्रेस हिज व्यू बाय एडिंग ह्यूमर। वो इसको हास्यास्पद तरीके से व्यक्त करते हुए कहती हैं, इफ दिस एनिमल अटैक्स यू, यदि वह जानवर आपके ऊपर अटैक कर दे, एंड यू आर अबाउट टू सॉरी एंड एंड यू अबाउट टू डाई। बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, एंड यू आर अबाउट टू डाई ऐसा होगा, यू आर अबाउट टू डाई। और जब आप मरने ही वाले हो, दिस इज द सिंपल रूल। तो यह बिल्कुल आसान नियम है, बिल्कुल सरल, बिल्कुल सबसे सरल नियम है पहचानने का, दैट यू हैव श्योरली मेट अ बंगाल टाइगर। आप निश्चित रूप से बंगाल टाइगर से मिले। तो बच्चों आप देख रहे हो किस तरह से पोएट ने ह्यूमर को व्यक्त करते हुए बंगाल टाइगर का आइडेंटिफिकेशन दिया। बच्चों वो क्या कहती हैं बंगाल टाइगर के बारे में? वो कहती हैं कि बंगाल टाइगर जो होता है वो काले कलर की पट्टियों वाला, जिसकी त्वचा का रंग कैसा होता है? येलो होता है, ऐसा एक जानवर होता है। आगे वो अपने इस जानवर को हास्यास्पद तरीके से व्यक्त करते हुए कहती हैं, यदि यह जानवर आप पर अटैक कर दे और आपको लगभग ये खा लेने वाला, क्या करने वाला हो बच्चों? आपको लगभग ये खा लेने वाला हो, दिस इज द सिंपल रूल। बच्चों वो आगे कहती हैं, यह बिल्कुल सरल और आसान तरीका। देखो बच्चों, एक तो आप किसके टाइगर के सामने हो और वो आपको लगभग खा लेने वाला, और पोइटस दूसरी तरफ कह रही है कि ये बिल्कुल सरल तरीका है पहचानने का कि आपने क्या देखा है? बंगाल टाइगर। ठीक है बच्चों, थर्ड स्टैंजा में बच्चों क्या लिखा है? इन द थर्ड स्टैंजा में आप देखेंगे लियोपार्ड के बारे में बताया गया। लियोपार्ड क्या होता है बच्चों? तेंदुआ। इन द थर्ड स्टैंजा द लियोपार्ड इज डिस्क्राइब्ड एन एनिमल दैट हैड ब्लैक स्पॉटेड स्किन। तो बच्चों इसका कलर भी कैसा होता है? इसके कलर पर ब्लैक कलर के स्पॉट होते हैं, ब्लैक कलर के स्पॉट यानी कि धब्बे होते हैं ऐसे। ठीक है, ब्लैक कलर के इसके स्पॉट होते हैं। व्हेन सडनली इट जंप्स ऑन, जब ये अचानक से आपके ऊपर हमला कर दे, द रीडर शुड अंडरस्टैंड, तो पाठकों को यह समझ लेना चाहिए, इट इज नॉट अनदर देन ए ल्यूपार्ड, ये और कोई नहीं है बल्कि एक ल्यूपार्ड यानी कि तेंदुआ है। और आगे वो ह्यूमरस तरीके से इसको व्यक्त करती हुए कहती हैं, इफ वन विल क्राई, यदि कोई इसके सामने चिल्लाए भी, आउट ऑफ पेन, दर्द के मारे, इट मे नो यूज ऑफ ट्राइंग, तो इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये जानवर आपको बार बार आपके ऊपर अटैक करता रहेगा, ये अटैक करने से रोकेगा। तब आपको समझ लेना है कि कौन सा जानवर है बच्चों? ये आपका लियोपार्ड। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। फोर्थ स्टैंजा में इसका डिस्क्रिप्शन है। फोर्थ स्टैंजा में बच्चों बियर के बारे में बताएंगे। इसके बारे में बताया गया बियर। बियर का मीन्स क्या होता है? भालू।
द बियर इज पोर्ट्रेड एज एन अफेक्शनेट बट पोटेंशियली डेंजरस। बच्चों फोर्थ स्टैंडर्ड में किसको पोर्ट्रेट किया गया है, किसका पिक्चराइजेशन किया गया है? बियर के बारे में, जो कि कैसा है? अफेक्शनेट है। एंड अफेक्शनेट मतलब जो बड़ा प्यारा सा जानवर है लेकिन अंदर से बड़ा ही खतरनाक प्राणी। ठीक है। बेल्स ह्यूमरसली स्टेट्स, अब बेल्स बड़े हास्पद तरीके से कहती हैं, इफ यू आर हग वेरी वेरी हार्ड, यदि आपको कोई बहुत बहुत जोर से हग कर ले यानी कि पकड़ ले, इट इज प्रोबेबली अ बियर, तो यह संभवतः एक भालू है। सो शी सेज दैट बियर विल कंटिन्यू टू हग टाइटली एंड इट इज द ओनली वे टू रिकॉग्नाइज बियर। और यदि आपको विश्वास ना हो तो ये जोर से आपको एक प्यार की झप्पी देगा, और झप्पी देगा तो आप समझ जाएंगे कि यह और कोई नहीं है बल्कि कौन है बच्चों? आपके सामने एक भालू। ठीक है बच्चों। फिफ्थ स्टैंजा में इन्होंने बताया है हाइना एंड क्रोकोडाइल। बच्चों हाइना का मतलब होता है लकड़बग्गा। हाइना का मतलब क्या होता है? लकड़बग्गा। हिंदी में इसका लकड़बग्गा। और क्रोकोडाइल का मीन्स होता है मगरमच्छ। ठीक है बच्चों, मगरमच्छ। तो आप फिफ्थ स्टैंजा में आप देखेंगे, इन फिफ्थ स्टैंजा बेल्स ह्यूमरसली पॉइंट आउट हाइनाज लाफ लाइक कॉल एंड द क्रोकोडाइल्स टीयरफुल एपिडेंस। अब बच्चों फिफ्थ स्टैंजा में पोइट ने क्या डिस्क्राइब किया है? हाइना मतलब लकड़बग्गा, यानी कि लकड़बग्गा जब शिकार करता है तो वो क्या करता है? हंसता है। ठीक है, जोर जोर से हंसता है। और क्रोकोडाइल जब शिकार कर लेता है तो वह आंसू बहाता। इन दोनों के अपीयरेंस को पोइट्स ने यहां डिस्क्राइब किया। सी टीजेज दैट दीज ट्रेट्स कैन मिसलीड पीपल, मतलब जब ये जोर जोर से लकड़बग्गा हंस रहा हो, मगरमच्छ आंसू बहा रहा हो, तो यह लोगों को मिसलीड कर देता है, मतलब डिस्टर्ब कर देता है, लोग धोखा खा जाते हैं। एंड हाइना सीम्स टू लव, जैसे कि हाइना हंसता है तब जब यह शिकार करता है। एंड द क्रोकोडाइल टीयर्स सजेस्ट सैडनेस, और जब क्रोकोडाइल क्या करता है बच्चों? रोता है, तो ये दुख को सजेस्ट करता है। हर ह्यूमरस ऑब्जर्वेशन रिफ्लेक्ट कॉमन मिथ सच एज क्रोकोडाइल क्राइंग आफ्टर ईटिंग। कहा जाता है कि एक सामान्य सी कहावत है कि यह है मगरमच्छ के आंसू। एक सामान्य सी कहावत क्या? मगरमच्छ के आंसू, मतलब फॉल्स टीयर्स, है ना, झूठे आंसू बहाने। तो ये खाने के बाद आंसू बहाता है, क्राइंग आफ्टर ईटिंग। और ये क्या करता है? खाने के बाद क्या करता है? चिल्लाता है। विच एडेड ए रिदमिकल टोन टू द, जो एक बहुत ही कैसी रिदमिकल टोन इसको ऐड करता है। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है, द डिफरेंस बिटवीन द क्रोकोडाइल एंड द हाइना। क्या करता है बच्चों? जब शिकार करता है तो जोर जोर से हंसता है, वहीं जब क्रोकोडाइल शिकार कर लेता है तो वो है आंसू बहाता। इन दोनों के आंसुओं पर और उनकी हंसी पर कभी भी हमें इंसान को विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमेशा लोगों को मिसलीड। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। इन सिक्स एंड फाइनल स्टैंडर्ड में बच्चों पोइट ने द डिफरेंस बिटवीन कैमलियन एंड लिजार्ड के बारे में बताया। कैमलियन का मीन्स बच्चों क्या होता है? कैमलियन आप जानते हो, आपने देखा होगा, निश्चित रूप से आपने देखा होगा, और जब मैं बताऊंगा तो आप उसको समझ। कैमलियन का मीन्स होता है बच्चों गिरगिट। कैमलियन का मीन्स क्या होता है? गिरगिट। और लिजार्ड का मतलब बच्चों आपको पता है, छिपकली। ठीक है। द लास्ट स्टैंजा वन इन द लिस्ट ऑफ द कैमल, लास्ट स्टैंजा में कैमलियन लिस्ट में है। सी से that it is a lizard like creature,
यह एक लिजार्ड जैसा ही प्राणी होता है, विच डजंट हैव ईयर्स एंड विंग्स, जिसके ना तो कान होते हैं और ना ही पंख होते हैं, जस्ट लाइक अ लिजार्ड, ठीक उसी प्रकार से ना तो लिजार्ड के होते हैं पंख और ना ही उसके कान होते हैं, ठीक इसी प्रकार कैमलॉन के भी क्या नहीं होते बच्चों, कैमलॉन के ना तो कान होते हैं और ना ही इसके विंग्स। ओनली दिस कैन हेल्प यू डिफरेंस बिटवीन अ लिजार्ड एंड कैमलॉन, केवल यही डिफरेंस है उन दोनों के बीच में। तो क्या डिफरेंस है? सी फर्दर सेज दैट द कैमलॉन हैज अ क्वालिटी ऑफ चेंजिंग इट्स, क्या डिफरेंस है बच्चों? कैमलॉन में यानी कि गिरगिट में क्या होता है? क्वालिटी ऑफ चेंजिंग इट्स कलर अकॉर्डिंग टू द कलर ऑफ सरफेस, मतलब जब जिस प्रकार की सतह पर होता है उसी प्रकार का यह कलर धारण कर लेता है, यही इसमें डिफरेंस। ठीक है, केवल एक ही डिफरेंस है, वह जिस प्रकार की सतह पर होता है वैसे ही वह कलर धारण कर लेता है, कलर बदल लेता है। वैसे भी कहते हैं गिरगिट की तरह रंग बदल, जहां पर गिरगिट होगा वैसे ही वह कलर को बदल देगा। So to explain this, he says, if the reader looks at the tree and if he can only see the tree, this means that it's Camelon sitting on it, which had already turned its color to brown, just like a branch of tree. बच्चों, वो कहते हैं, पोइट्स कहती हैं कि यदि आप ट्री को केवल ट्री समझ रहे हैं, आपको कैमलॉन दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर पहले से ही एक कैमलॉन छुपा है जिसने अपना कलर उस पेड़ की ब्रांच के जैसा कर लिया है। ठीक है बच्चों, तो ये था एक ह्यूमरसली पिक्चराइजेशन ऑफ ऑल वाइल्ड एनिमल्स विच इज फाउंड इन द जंगल। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही फनी और ह्यूमरस टोन में कवियत्री ने पूरी कविता में सारे एनिमल्स को आइडेंटिफाई करने का बड़ा ही अजीब और गरीब, बड़ा हास्यद तरीका बताया। ठीक है बच्चों, तो ये था आपको एक समरी टाइप का मैंने आपको दिया। तो पोएम को पढ़ने से पहले मैंने आपको बताया कि इस पोएम में किसके बारे में क्या बताया गया है। तो बच्चों अब हम चलते हैं आज की पोएम की ओर, उसका ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, लुक एट द पिक्चर्स। बच्चों यहाँ पर मैं आपके लिए एक पिक्चर्स लेके आया हूँ जिसमें आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो लॉइन होता है वो कैसा होता है। ठीक है बच्चों, अब हम आज की स्टैंजा की ओर चलते हैं। तो हमारा स्टैंजा नंबर फर्स्ट, इसमें लिखा है इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू द जंगल इन द ईस्ट, एंड इफ देयर शुड टू यू advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. तो बच्चों पहले स्टैंजा में यहाँ पर आपको पता होगा डिस्क्रिप्शन किसका हो रहा है, एशियन लाइन। तो पहली लाइन में अब बच्चों थोड़ा सा हम कुछ मीनिंग लिख लेते हैं यहाँ पर, इसके बाद हम आपको इसको एक्सप्लेन करेंगे। बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं टाउनी। टाउनी का मीन्स क्या होता है बच्चों? तो टाउनी का मीन्स हम लिख लेते हैं ब्राउनिश, ठीक है, ब्राउनिश येलो कलर। येलो कलर, ठीक है बच्चों। टाउनी का मीन्स क्या होता है? ब्राउनिश येलो कलर। बीस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? वाइल्ड एनिमल, लेकिन जंगली है, वाइल्ड एनिमल, है ना। ब्राउन कलर का येलो, ब्राउन येलो कलर का, ठीक है, एक जंगली। टाउनी बीस्ट का मतलब क्या होगा? ब्राउन और येलो कलर का एक जंगली जानवर। ठीक है, अब एडवांस का मतलब है बेसिकली अटैक्स ऑन, बेसिकली अटैक्स ऑन यू, जो आप पर आक्रमण करता है।
ठीक है। रोर का मतलब बच्चों आप जानते हो दहाड़ना, मेक्स अ लाउड नॉइज, ना दहाड़ना जिसको कहते हैं दहाड़। ठीक है, रोर का मीन्स होता है दहाड़ना। यू आर डाइंग, डाइंग का मतलब मरने वाले। ठीक है, यू विल नो इट इज एशियन। बस इतना है इसमें आपको मीनिंग। चलिए आपने मीनिंग आई होप लिख लिया होगा, मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ। अब देखिए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। इफ एवर यू, यदि आप कभी बाई चांस कहा जाते हो, इन द जंगल ऑफ ईस्ट, ईस्ट के जंगल, एंड इफ देयर स्टूड यू टू एडवांस, और आप पर पहले से ही कोई अटैक कर दे, आप पर पहले से ही कोई क्या कर दे, अटैक कर दे। ठीक है, एडवांस का मतलब बेसिकली अटैक्स ऑन यू, जो आप पर पहले से कोई अटैक कर दे। ए लार्ज एंड टाउनी बीस्ट, एक लार्ज का मतलब होता है बड़ा, टाउनी का मतलब होता है बच्चों ब्राउन येलो कलर का, और बीस्ट का मतलब जंगली जानवर। तो ब्राउन कलर का जंगली जानवर आप पर यदि, बहुत बड़ा जंगली जानवर आप पर यदि अटैक कर दे। दूसरी बात, इफ ही रोर्स एट यू, यदि वह आपके सामने दहाड़ दे, तब आप क्या हो, तब आप क्या करो, यू एज यू आर डाइंग, और तब आप डर से मरने ही वाले हो, यू विल नो, तब आपको पता चल जाएगा, तब आप जान जाओगे, इट इज द एशियन लॉयन। यह कौन है बच्चों, यह है एशियन लॉयन। तो बहुत ही फनी सा डिस्क्रिप्शन दिया है। क्या कह रहे हैं पोइट इस पहले स्टैंजा में, कि जब कभी आप ईस्ट के जंगल में जाओ और आपके सामने से आकर कोई जानवर आप पर पहले से अटैक कर दे, और वह जानवर बहुत ही बड़ा ब्राउन कलर का जंगली जानवर हो, और यदि वह आपके सामने दहाड़ मार दे, तो आप मरने ही वाले हो, तब आप समझ जाना यह और कोई नहीं है बल्कि ये कौन सा जानवर है बच्चों, ये एशियन लॉयन। ठीक है बच्चों, ये पहला स्टैंजा कंप्लीट। सेकंड स्टैंजा में बच्चों हम देखेंगे, लुक एट द पिक्चर्स ऑफ टाइगर, मतलब टाइगर की पिक्चर्स की तरफ देखो, मैंने एक पिक्चर लगाई हुई है जो आपको टाइगर कैसा होता है ये बताए। ठीक है बच्चों, अब हम इसकी रीडिंग करते हैं। तो रीडिंग करते हैं बच्चों। और इफ सम, और इफ सम टाइम when roaming round, or if sometime when roaming around, a noble wild beast greet you with black stripes on a yellow ground. Just notice if he eats you. This simple rule may help you learn. यह केवल सॉरी दिस सिंपल रूल may help you learn the Bengal tiger tradition. अब बच्चों इसकी हम कुछ मीनिंग लिख लेते हैं। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण सी मीनिंग है, उनको हम लिख लेते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम रोमिंग की मीनिंग लिखेंगे। रोमिंग का मीन्स होता है कैजुअली वॉक, कैजुअली वॉक, ऐसे ही बस घूमना। ठीक है, कैजुअली वॉक इसका मतलब होता है ऐसे ही घूमना। वायद का मीन्स बताया था आपको, बीस्ट का मीन्स भी बताया था। ग्रीट का मतलब वेलकम, ग्रीट का मतलब होता है वेलकम यू। वेलकम, वेलकम यू का मतलब आपसे अभिवादन कर, है ना, आपका अभिवादन करे कोई। विद ब्लैक, ब्लैक का मतलब काली होता है। स्ट्रिप्स का मतलब होता है बच्चों पट्टियां, क्या होता है, पट्टियां। ठीक है, स्ट्रिप्स का मीन्स क्या होता है बच्चों, पट्टियां। ऑन येलो ग्राउंड, जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स, ईट्स का मतलब खाना, दिस सिंपल रूल टू डिसर्न, डिसर्न का मतलब होता है आइडेंटिफाई, सॉरी ये होता है आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई का मतलब पहचानना। ठीक है बच्चों,
तो अब हम देखेंगे इसको एक्सप्लेन कर। नोटेड डाउन ऑल द मीनिंग्स। बच्चों दूसरे स्टेंजा में हमने देखा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, बैंगॉट टाइप। तो और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग, जब आप कभी ऐसे ही घूमने गए हो, ए नॉवल, एक शानदार, एक सही जंगली जानवर आपसे मिलकर के अभिवादन करे। आपसे मिलकर के अभिवादन करना मतलब क्या हुआ बच्चों, आपको वो मिले और वो कैसा हो, विद ब्लैक स्ट्रिप्स, जिसके ऊपर काले काली पट्टियां हो, और येलो ग्राउंड, येलो ग्राउंड, ठीक है बच्चों, पूरा ये येलो कलर का हो और जिस पर काले कलर की पट्टियां हो। जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स, आप जब उसको देखें, जब वह आपको खाने ही वाला हो, ईट्स यू का मतलब जब आपको वो खाने वाला हो। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न, यह बिल्कुल सरल सा नियम है कि आप सीख जाओगे। क्या सीखोगे, सीखने के लिए बिल्कुल सिंपल रूल है आपको सीखने के लिए कि द बंगाल टाइगर टू लिसन, कि आपको बंगाल टाइगर मिला। ठीक है, वो कौन सा जानवर था, बंगाल टाइगर। ठीक है, अब बच्चों हम नेक्स्ट स्टेंजा में चलते हैं, यानी कि थर्ड स्टेंजा। बच्चों थर्ड स्टेंजा में इसके बारे में बताया गया ल्यूपार्ड। तो लुक एट द पिक्चर्स ऑफ ल्यूपार्ड। मैं आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूं जो कि ल्यूपार्ड की है, उसमें आप देख लें कि ल्यूपार्ड कैसा। ल्यूपार्ड का मीन्स होता है बच्चों तेंदुआ। तो अब आपने पिक्चर्स को देख लिया है, मैं इसको पढ़ता हूं। इफ स्ट्रॉलिंग फॉर a beast you be, whose hide with spot it peppered, as soon as he had leapt on you, you will know it is leopard. It will know good to roar with pain. It will it will do no good to roar with pain. He will only laugh and laugh again. अब बच्चों इसमें हम कुछ मीनिंग लिख लेते हैं, इसमें क्या क्या मीन्स है, मीनिंग है, वर्ड मीनिंग है, उनकी हम मीनिंग लिख लेंगे बच्चों। बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें हम देखते हैं स्टॉलिंग फोर्थ। स्टॉलिंग फोर्थ का मीन्स होता है बच्चों ऐसे ही सामान्यतः, सामान्यतः, सामान्यतः घूम। ठीक है बच्चों, बीस्ट का मीन्स क्या होता है मैंने आपको बता दिया है, जंगली जानवर। व्यू का मीन्स दिखाई, व्यू का मीन्स क्या होता है, दिखाई दे। हुज हाइड स्पॉट, पेपर। अब बच्चों पेपर का मीन्स हमें यहाँ पर लिख लेना है। पेपर का मीन्स क्या होता है बच्चों, पेपर का मीन्स होता है बच्चों स्किन कवर्ड विद स्पॉट, ऐसी त्वचा जो स्पॉट से कवर। ठीक है, पेपर्ड का मीन्स स्किन कवर्ड विद स्पॉट। ठीक है बच्चों, अब आगे और देखो लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब बच्चों क्या होता है, छलांग। लेफ्ट का मीन्स क्या होता है बच्चों, छलांग लगाना। ठीक है, और यहां पर बच्चों ये कॉमा टी लिखा है, इसका मतलब इट, इसका मतलब क्या है, इट। डोर का मतलब बच्चों आपको पता है दहाड़। डोर का मीन्स क्या है बच्चों, दहाड़। पेन का मतलब होता है बच्चों दर्द। पेन का मतलब क्या होता है बच्चों, दर्द। तो ये इसकी कुछ वर्ड मीनिंग थी जो आपको लिखनी थी, तो आप इनको नोट कर लीजिए, नोटेड डाउन प्लीज। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं। बच्चों अब मैं इसको एक्सप्लेन,
तो इफ स्ट्रॉलिंग फॉर, कभी 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 आप ऐसे ही क्या कर रहे हो, वॉक कर रहे हो, कैजुअल ऐसे ही घूम रहे हो, आप बीस्ट यू बी, आपको एक कोई जानवर दिखाई दे, क्या दिखाई दे बच्चों, जानवर दिखाई दे, हुज हाइड विद स्पॉट इज पेपर, जिसकी स्किन धब्बों से घिरी हुई, जिसके ब्लैक कलर के जिस पर स्पॉट हो, एज सुन एज ही लैप ऑन यू, और जैसे ही वह आप पर छलांग लगा दे, यू विल नो इट इज द लेपर्ड, तो आप समझ जाओगे, तो आप जान जाओगे कि यह कौन है, ल्यूपार्ड है। इट विल डू नो गुड टू रोर विद पेन, और इसको ह्यूमरसली बनाते हुए पोइटेस कहती हैं कि यदि उसके सामने आप दर्द से कराओगे, दर्द से चिल्लाओगे, तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। इट विल डू नो गुड टू रोर विद पेन, मतलब दर्द से आप जोर जोर से चिल्लाओगे उसके सामने, तो इससे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि he will only lap and lap again, वह बार बार आप पर छलांग लगाता रहेगा, यानी कि अटैक करता रहेगा, उसको आपकी चिल्लाहट से, आपकी दर्द से, आपकी क्राई से कोई लेना देना नहीं है। तो बच्चों इस तरह से बड़े ही ह्यूमरस वे में पोइटेस इसमें पिक्चराइजेशन किया है किसका बच्चों, ल्यूपार्ड। तो क्या कहती हैं, समराइज करता हूं कि कभी जब आप ऐसे ही घूम रहे हो, आपके सामने एक जंगली जानवर आए, जिसके ऊपर जिसका कलर ब्लैक कलर की, जिसका कलर ब्राउन हो और जिसके ऊपर ब्लैक कलर के स्पॉट हो, और जैसे ही वो आपके ऊपर छलांग लगा दे, तो आप समझ जाना कि ये और कोई नहीं है बल्कि ल्यूपार्ड है। और जब वो आपके ऊपर आक्रमण कर दे, तब आप दर्द से जोर जोर से चिल्ला रहे हो, करा रहे हो, तो इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो आप पर बार बार अटैक करता रहेगा। तो आप समझ लेना कि ये और कोई नहीं है बल्कि ये क्या है बच्चों, ल्यूपार्ड है। तो बच्चों थर्ड स्टैंजा हमारा कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अगले स्टैंजा की ओर, यानी कि फोर्थ स्टैंजा। बच्चों स्क्रीन पर फोर्थ स्टैंजा है, और फोर्थ स्टैंजा को पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस फोर्थ स्टैंजा में बच्चों किसके बारे में बताया गया है, तो बियर के बारे में बताया। बियर का मीन्स क्या होता है बच्चों, भालू। तो सबसे पहले हम भालू को देख लेते हैं। तो भालू की पिक्चर आपके सामने स्क्रीन पर है, और वो भालू की पिक्चर आप देख, ठीक है बच्चों। आई होप आपने भालू देख लिया होगा कैसा होता है। अब हम इसको पढ़ते हैं। If when you are walking around your yard, you meet a creature there who hugs you very, very hard, be sure it is a bear. It is a bear. If you have any doubts, I guess it. He will hug you. Just one more. Here is. बच्चों हम यहाँ पर कुछ मीनिंग लिख लेते हैं, कुछ इंपोर्टेंट मीनिंग है, वर्ड मीनिंग है, जिनको हमें कॉपी में नोट करना है। वो कुछ वर्ड मीनिंग हम नोट करते हैं। बच्चों हम सबसे पहले देखते हैं किसकी मीन्स लिखते हैं, क्रीचर। क्रीचर का मीन्स क्या होता है बच्चों, तो क्रीचर का मीन्स होता है प्राणी। क्रीचर का मीन्स क्या होता है बच्चों, प्राणी। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे क्रीचर का मीन्स होता है प्राणी, ठीक है। हक का मतलब झप्पी, हक का मतलब क्या होता है बच्चों, झप्पी देना, गले लगा, झप्पी देना या गले लगा। वेरी वेरी हार्ड मतलब बहुत तेज तरीके से। श्योर का मतलब निश्चित हो जाइए, फियर का मीन्स बाद। तो ये निश्चित है, श्योर का मीन्स निश्चित। डाउट का मीन्स होता है बच्चों शंका। यदि आपको फिर भी कोई शंका बचती है, तो मैं गैस का मीन्स अनुमान लगाना।
मैं अनुमान लगाता हूं, क्या लगाता हूं, he will give you just one more caress, मीन्स झप्पी। तो मैं ये कुछ मीनिंग मैंने आपको इसके सामने लिखी हुई है, तो आप इनको लिख लीजिएगा। और यार्ड का मतलब होता है बच्चों बाड़ा। यार्ड का मतलब क्या होता है, बाड़ा। ठीक है, तो ये कुछ इंपोर्टेंट मीनिंग है जो आपको नोट डाउन करनी है। नोट इट डाउन बच्चों, मैं इसको कुछ देर में इरेज करूँ। अब बच्चों हम इसका मीनिंग देख लेते हैं, तो क्या इसका मीनिंग होगा हम देखते हैं। इफ व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड, जब कभी आप अपने बाड़े के आसपास घूम रहे, बाड़े के आसपास या बाड़े के पास घूम रहे हो, यू मीट अ क्रीचर, तब आप एक वहां पर प्राणी से मिलते हैं, एक जानवर से मिलते हैं, एनिमल से मिलते हो, हु हॉक्स यू वेरी हार्ड, जो आपको बहुत जोर से पकड़, जो बहुत जोर से आपको झप्पी दे दे। बी श्योर, आप निश्चित हो जाइएगा, इट इज ए बियर, यह और कोई नहीं है बल्कि एक भालू है। इफ यू हैव एनी डाउट, और यदि आपको कोई डाउट है, यदि आपको कोई शंका है, आई गेस, मेरा अनुमान है, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैरेस, तो वह आपको एक और जोर की झप्पी देगा। तब आप समझ जाइए कि कोई और नहीं है बल्कि ये क्या है बच्चों, भालू है। ठीक है, तो क्या हमने देखा बच्चों कि जब कभी आप बाड़े के आसपास घूम रहे हो, तब घूमते समय आपको एक प्राणी मिले जो आपको जोर से गले लगा ले, बहुत जोर से आपको गले लगा ले, तब आप समझ जाइए कि और कोई नहीं है बल्कि निश्चित ही ये भालू। और यदि आपकी कोई और शंका है, यदि आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये कौन सा जानवर है, तो मैं ऐसा अनुमान लगाता हूं, कभी कहते हैं कि ये आपको एक और जोर से झप्पी देगा, तब आप समझ जाएंगे कि ये कोई और नहीं बल्कि कौन है बच्चों, बल्कि ये एक भालू है। चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टैंजा की ओर। अब बच्चों हमारे सामने फिफ्थ स्टैंजा है। फिफ्थ स्टैंजा को पढ़ने से पहले हम इसमें बच्चों किसका पिक्चराइजेशन देख रहे हैं कवि के द्वारा, हाइना और क्रोकोडाइल। हाइना का मीस होता है बच्चों लकड़बग्गा और क्रोकोडाइल का मीस होता है मगरमच्छ। तो यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन द हाइना एंड क्रोकोडाइल्स बताया गया है पोएट के द्वारा। तो हम इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पर हाइना कैसा होता है और क्रोकोडाइल कैसा होता है। इसकी सबसे पहले हम पिक्चर देख लेते हैं। लुक एट द पिक्चर्स एट द स्क्रीन। बच्चों स्क्रीन पर जो पिक्चर है उसको देखिए, कुछ समय में ये पिक्चर विलुप्त हो। चलिए तो अब हम इसको पढ़ते हैं। दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे a novice might nonplus the crocodile you always may tell from the hyenas thus hyena come with merry smiles but if they beat they are crocodile। तो बच्चों अब हम इसकी कुछ इंपॉर्टेंट मीनिंग, वर्ड मीनिंग नोट कर लेंगे। इसमें कुछ महत्वपूर्ण वर्ड मीनिंग है, उनको आप कॉपी में नोट कीजिए। मैं इसको इरेज कर। बच्चों सबसे पहले हम मीनिंग लिखेंगे डिस्टिंग्विश। डिस्टिंग्विश का मतलब आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई यानी कि पहचान। आइडेंटिफाई यानी कि पहचान। बीस्ट ऑफ प्रे का मतलब होता है बच्चों ऐसा जंगली जानवर जो दूसरों को मार करके खाता है। ऐसे लिख लेंगे हम, ए एनिमल, ए एनिमल, एन कर लेंगे बच्चों, एन एनिमल दैट ईट्स अदर एनिमल्स, जो दूसरों को जानवरों को मार के खाता हो, ऐसे जानवर को हम कहते हैं बीस्ट ऑफ प्रे।
ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर एक और लिख लेते हैं, नॉविस। नॉविस का मीन्स क्या होता है बच्चों? नॉविस का मतलब होता है अनाड़ी, न्यू इन जॉब। नॉविस का मीन्स क्या होता है बच्चों? न्यू इन जॉब, यानी कि अनाड़ी, कोई जो व्यक्ति पहली पहली बार काम कर रहा हो, अनाड़ी कह सकते हैं इसको, जिसको काम का कोई एक्सपीरियंस ना। अ पर्सन हु इज न्यू इन जॉब। ठीक है बच्चों। और नॉन प्लस का मीन्स क्या होता है बच्चों? कंफ्यूज। नॉन प्लस का मीन्स क्या होता है बच्चों? कंफ्यूज। कंफ्यूज का मतलब भ्रमित होना, है ना। हिंदी में इसको कह सकते हैं हम भ्रमित। भ्रमित। अब बच्चों क्रोकोडाइल्स का मीन्स मैंने बताया था मगरमच्छ। क्रोकोडाइल मीन्स क्या होता है बच्चों? मगरमच्छ। और हाइना का मीन्स बच्चों क्या होता है? लकड़ बग्गा। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर बीप का मतलब होता है रोना। ठीक है। तो आप इन सभी को नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर मैं आपको इसका मीन बता। चलिए चलिए बच्चों, हम देखते हैं। तो डिस्टिंग्विश मतलब पहचानना, बीस्ट ऑफ प्रे, जो दूसरे जानवरों को मार के खाता है, ऐसे जानवर को पहचानना। ए नोविस माइट नॉट प्लस, एक अनाड़ी ही कंफ्यूज हो। ऐसे जानवरों को जो दूसरे जानवरों को मार कर खाते हैं, ऐसे जानवरों को पहचानने में एक अनाड़ी ही कंफ्यूज होगा। जैसे कहा गया है, द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज, जैसे कि क्रोकोडाइल होते हैं वो दूसरे जानवरों को मार के खाते हैं। टेल फ्रॉम द हाइना। ठीक है। क्रोकोडाइल और हाइना को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो बच्चों, हाइना कम्स विद मैरीज। कहते हैं कि हाइना यानी कि लकड़बग्गा जब अपना शिकार करता है तो वह जोर जोर से क्या करता है? हंसता है। ठीक है। तो इसकी हंसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जब यह हंसता है तो ऐसा मान लेना चाहिए कि यह अपना शिकार करने आया। ठीक है बच्चों। अब दूसरा, बट इफ दे बीप दे आर क्रोकोडाइल, लेकिन जब वो शिकार करते समय वो कोई रो रहा हो, बच्चों जब कोई जानवर रो रहा हो तो ये मान लेना चाहिए कि वो क्या है? वो हाइना नहीं है बल्कि क्रोकोडाइल है। और ऐसा कहा जाता है कि हाइना हंसता है तो अपने शिकार को अपनी ओर खींचता है, और जब क्रोकोडाइल शिकार कर लेता है तो वह झूठे आंसू या भूख के झूठे आंसू बहता है, जिससे कि शिकार उसके सिकंजे में आ जाए। तो बच्चों ये इसकी कुछ वर्ड मीनिंग थी। अब हम इसको एक बार और देख लेते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। बच्चों, जंगली जानवर जो दूसरे जानवरों को मार के खाते हैं, ऐसे जानवरों को पहचानने में एक अनाड़ी ही कंफ्यूज होगा, क्योंकि एक हायना जो अपने शिकार को हंस करके पकड़ देता है, वहीं मगरमच्छ जो होता है वो रो करके अपने शिकार को अपने शिकंजे में जकड़। तो बच्चों ये इसकी एक्सप्लेनेशन थी। अब हम चलते हैं इस पोएम के लास्ट। अब बच्चों हमारे सामने पोएम का लास्ट स्टैंजा है, यानी कि सिक्स्थ स्टैंजा है। इस स्टैंजा में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? तो हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन द कैमलोन एंड, दूसरा क्या है बच्चों? दूसरा है लिजार्ड। डिफरेंस बिटवीन कैमलोन एंड लिजार्ड। बच्चों सबसे पहले हम पिक्चर्स को देख लेते हैं, कैमलोन कैसे होती है और लिजार्ड कैसे। बच्चों आपके सामने स्क्रीन पर पिक्चर दिख रही है जिसमें कैमलोन और लिजार्ड को दिखाया गया है। अब बच्चों हम इसको पढ़ते हैं। The true camelon is small, a lizard sort of thing. He hasn't any ears at all, and not a single bill. If there is nothing on tree, it is camelon, you see. बच्चों हम देखते हैं अब इसका कुछ वर्ड मीनिंग लिख लें। ठीक है, वर्ड मीनिंग में सबसे पहले हम लिख लें कैमलोन। कैमलोन का मीन्स क्या होता है बच्चों? यहाँ पर हम लिख लेते हैं गिरगिट।
क्या है बच्चों? गिरगिट। और लिजार्ड का मीन्स आपको पता है, छिपकली। ठीक है, छिपकली। तो इसमें अब हम देखते हैं, क्यों कैमलॉन इज, जो छोटा कैमलॉन होता है, गिरगिट होता है, वो स्मॉल होता है। लिजार्ड सॉर्ट ऑफ, लिजार्ड के ही समान। ही हैजंट ही हैजंट एनी ईयर्स एट, उसके कान नहीं होते और ना ही कोई पंख होते। लिजार्ड के ना तो कान होते हैं और ना ही पंख होते। इफ देयर इज नथिंग ऑन ट्री, बच्चों ये कहा जाता है कि गिरगिट की तरह रंग रंग। पेड़ पर यदि आपको कुछ नहीं दिख रहा है तो आप कंफ्यूज हो गए हैं, क्योंकि इट इज द कैमलॉन यू सी। बच्चों क्योंकि वहां पर कैमलॉन है जिसने अपने आप को उस पेड़ की शाखा के कलर में बदल लिया। ठीक है बच्चों, तो वहां पर कौन है बच्चों? कैमलॉन है। कैमलॉन किसके लिए प्रसिद्ध है? कि वह अपना कलर बदल देता है अकॉर्डिंग टू सरफेस। जैसे वह सरफेस पे होगा वैसे ही अपने कलर को बदले। तो बच्चों ये इसमें कुछ डिस्टेंजर थे, मैंने आपको एक्सप्लेन किए। अब बच्चों हम फटाफट से इसकी देख लेते हैं कि इसमें कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज किए हैं। तो हम पहले स्टैंजा पर चलते हैं। अब बच्चों हम यहाँ पर देखते हैं, पहली लाइन में लिखा है इफ एवर यू शुड। बच्चों नॉर्मली हम जब कोई सेंटेंस लिखते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने उसका सब्जेक्ट होता है, देन वर्ब होती है और देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या लिखा है? एवर लिखा हुआ है, इसके बाद यू लिखा है, इसके बाद शुड लिखा, इसके बाद वर्ब लिखा। ठीक है बच्चों, तो ये जो सेंटेंस के साथ छेड़ाछाड़ी की है, डिस्टर्ब किया, सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो बदल दिया है, ये पोएट के पास लाइसेंस, इसको बच्चों पोएटिक लाइसेंस कहते हैं। और पोएटिक लाइसेंस का उपयोग करके सेंटेंस का स्ट्रक्चर बदल दे। और जब वह स्ट्रक्चर को बदल दे, कविता की किन्हीं लाइनों में वह सेंटेंस के स्ट्रक्चर को बदल दे, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है बच्चों? वहां पर होता है इनवर्जन। कौन सा होता है बच्चों? इनवर्जन। ये आपको यूज करना है अपने दैनिक जीवन में भी, और इसको आपको याद रखना। ठीक है बच्चों, इनवर्जन यहाँ पर एक अलंकार है। इसके साथ साथ आप एक चीज और देखेंगे। क्या देखेंगे बच्चों? बच्चों इसमें आप देख रहे हैं कि पहला जो लाइन है, ये अपने थॉट को कंटिन्यू करके दूसरी लाइन में चल रहा है। यहाँ पर भी ये थॉट समाप्त नहीं होता, तीसरी लाइन में आ जाते हैं, फिर भी ये समाप्त नहीं होता, चौथी लाइन में आ जाते हैं। तो जब कविता की किन्हीं लाइनों में कोई थॉट कंटिन्यू दूसरी लाइन तक चले, ऐसे स्ट्रक्चर को हम वहां पर एक अलंकार को यूज करते हैं, जिसको हम कहते हैं इंजैम्पमेंट। ये मैंने पहले ही बताया था बच्चों, यहाँ पर क्या है? इंजैम्पमेंट। तो इंजैम्पमेंट यहाँ पर अलंकार यूज हुआ है। इंजैम्पमेंट कब होता है? जब कोई थॉट कंटिन्यू एक लाइन से दूसरी लाइन चले बिना फुल स्टॉप के, तो ऐसे अलंकार को हम इंजैम्पमेंट। अब बच्चों यहाँ पर एक चीज और महत्वपूर्ण है, वो मैं आपको बता देता हूँ। क्या है? जब हम पहली लाइन को प्रोनाउंस करते हैं, यानी कि पहली लाइन को जब हम रिसाइट करते हैं, तो बच्चों आप देखोगे यू शुड गो। आप देखोगे यहाँ पर ओ साउंड की, ओ जो वोवेल्स है वो प्रोमिनेंट है, यानी कि बार बार इसका रिपीटेशन हो। तो जब वोवेल साउंड का रिपीटेशन हो किसी सेंटेंस में, तो वहां पर एक अलंकार होता है जिसको बच्चों एसोनेंस कहते हैं। एजोनेंस। क्या कहते हैं बच्चों? एजोनेंस। यहाँ पर कौन सा अलंकार है बच्चों? एजोनेंस। एजोनेंस अलंकार कहाँ होता है? जहां पर वोवेल साउंड का रिपीटेशन सेंटेंस में बार बार। तो यहाँ पर देखो आप, यू यू में ओ का साउंड आ रहा है, शुड में ओ का साउंड आ रहा है, गो में ओ का साउंड आ रहा है, जो कि बार बार आ रहा है। इसीलिए इस लाइन में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर एजोनेंस। और एक ठीक इसी प्रकार से आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ पर भी इस लाइन में क्या है बच्चों? इस लाइन में भी
आपको इन्वर्जन मिलेगा। अब हम एक और देखते हैं इसमें कौन सा अलंकार है। तो बच्चों ठीक है, इसमें इतना ही। आगे हम सेकंड पैराग्राफ, सेकंड अपने स्टैंजा में चलते हैं। सेकंड स्टैंजा में हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से पोएटिक डिवाइस का यूज। तो बच्चों हम पहली लाइन को ही देखते हैं। इसमें पहली लाइन में देखिए क्या लिखा है, उसको आप गौर से देखिए। देखिए बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे होंगे पहली लाइन में यहाँ पर लिखा है रोमिंग और यहाँ पर लिखा है राउंड, रोमिंग और राउंड। तो रोमिंग रो की यहाँ पर क्या आ रही है, साउंड आ रही है। तो इसीलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा बच्चों, हिंदी में आप लोग सभी जानते हैं इस अलंकार का नाम क्या है। आप हिंदी में मुझे कमेंट करके बताएं। इसको मैंने प्रीवियस वीडियो में जो मैंने टाइगर इन द जू में जो पोएम थी उसमें मैंने बताया था एलिट्रेशन, इसको इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में इसको क्या कहा जाता है, आप मुझे कमेंट करके बताएं। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, एलिट्रेशन अलंकार है यहाँ पर। अब बच्चों याद रखिएगा कि जब पिछले वाले मैंने उसमें स्टैंजा में मैंने बताया था ओ साउंड प्रोमिनेंट था, लेकिन वो ओ साउंड इधर उधर था। यहाँ पर आप देखिए ओ साउंड सेकंड वर्ड, सेकंड लेटर में ही ओ साउंड आ रहा है। तो ऐसे जब स्ट्रक्चर मिले आपको तब आप इसको क्या मानेंगे, एलिट्रेशन। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपके सामने एलिट्रेशन। बच्चों इसमें हम देखेंगे इस स्टैंजा में, आप देखो यहाँ पर लिखा है ई है। तो बच्चों एच का साउंड आ रहा है और बार बार रिपीटेशन है, तो यहाँ पर कौन सा, एलिट्रेशन। और कुछ भी पोएटिक डिवाइस इसमें यूज किए हैं बच्चों, यदि आपको समझ में आए तो मुझे जरूर बताएं कि कौन सा यहाँ पर वो एलिट्रेशन यानी कि अलंकार प्रयोग हुआ। अब बच्चों लास्ट लाइन में हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा है लैप एंड लैप। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर रिपीटेशन है, यहाँ पर रिपीटेशन है, किसका, कॉन्सोनेंट का है, बॉबल्स का नहीं है। यहाँ पर किसका रिपीटेशन है, कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पर एक अलंकार होता है उसको हम कहते हैं कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस जब बॉबल साउंड का रिपीटेशन हो तो एजोनेंस, और जब कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन हो तो क्या होता है बच्चों, तो यहाँ पर कॉन्सोनेंस। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर एक रिपीटेशन भी कह सकते हैं कि लैप लैप वर्ड बार बार यहाँ पर यूज। तो बच्चों हम पहली लाइन में ही देख लेते हैं कि पहली लाइन में कौन सा अलंकार है यहाँ पर। अब बच्चों कुछ मैं छोड़ भी रहा हूँ, जैसे बाय और बाय, ये लेटर का रिपीटेशन है। तो जब ये लेटर का रिपीटेशन हो, ये बाय क्या है बच्चों, बाय क्या आपका कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, कॉन्सोनेंट। ठीक है, और हम दूसरा देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पर लिखा है, ये लिखा हु हग्स यू, हु हग्स यू। अब आप देखेंगे यहाँ पर एच एच साउंड का क्या है बच्चों, रिपीटेशन है। ठीक है, यहाँ एच एच साउंड का रिपीटेशन है, जो पास 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 में है। ठीक है, कॉन्जुगेटिव वर्ड्स हैं ये, तो इसीलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा बच्चों, एलिट्रेशन। कौन सा अलंकार होगा बच्चों, एलिट्रेशन। ठीक है, इसके साथ साथ हम और देखते हैं, अगर और कहीं आपको कोई अलंकार नजर आए तो मुझे जरूर कमेंट में बताएं कि यहाँ पर ये अलंकार होता है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट अपने अगले स्टैंजा की ओर। चलिए देखिए क्या लिखा है, इसमें हम देखते हैं कहाँ पर कौन सा अलंकार यूज हुआ है। बच्चों इसमें देखो ये लिखा है आपका नॉबिस नॉन, एन एन साउंड प्रोमिनेंट है, एन की साउंड प्रोमिनेंट है, तो यहाँ पर एन क्या है बच्चों, कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर कॉन्सोनेंस अलंकार। ठीक है बच्चों, कॉन्सोनेंस हो जाएगा। तो और भी इसमें हो सकते हैं, आप मुझे कमेंट्स करके बताइए कि इसमें और क्या हो सकता है। चलिए हम चलते हैं इस पोएम की लास्ट स्टैंजा की ओर। चलिए हम देख लेते हैं, तो इसमें
लाइनों में कौन सा अलंकार है? बच्चों हम इसमें देखेंगे, लिखा है ही हैडन। क्या लिखा है? ही हैडन, यानी कि एच एच साउंड प्रोमिनेंट है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा फिर? हम सुने। चलिए बच्चों, इसमें इतने ही फिगर ऑफ स्पीच बन रहे हैं, यानी कि पोएटिक डिवाइस यूज हुए हैं। अगर कोई आपको एक्स्ट्रा मिलता है तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं। ठीक है बच्चों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को समाप्त करने से पूर्व यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और घंटी के बटन को दबाना ना। मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, सबका खैर और शुभ रात्रि।